गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया। और मेडिवल इंडिया में हमने कल आपको बताया था कि किस प्रकार जो है तुगलक वंश का जो है खात्मा हुआ होगा, क्या कारण रहा होगा तुगलक वंश का खात्मा होने का। जिसमें हमने आपको बताया था कि तुगलक वंश की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, और उसने किस प्रकार जो है अभियान चलाए होंगे, और अभियान के साथ साथ उसके ही दामाद और या उसके ही भतीजे ने उसकी हत्या कर दी होगी, जिसका नाम हमने आपको जूना खां, उलूग खां और उसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक बताया। वो वह बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। पढ़ा लिखा होने के साथ साथ अगर हम बात करें कि उसने बहुत सारी योजनाएं चलाने की कोशिश करी अपनी प्रजा को खुशहाल करने के लिए, मगर हुआ क्या, वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली जो है एक तरीके से सल्तनत का राजा माना जाता है, जिस कारण उसकी सारी योजनाएं विफल रही। और विफल रहने के साथ साथ हमने देखा कि अंत में जाके जब उसकी मृत्यु हुई होगी, तो मृत्यु होने के बाद बदायूं ने लिखा कि आज प्रजा को अपने राजा से और राजा को अपनी प्रजा से छुटकारा मिल गया। इसके बाद देखा हमने उसका जो है चाचा का बेटा, जो चाचा का नाम हमने रज्जब बताया, रज्जब का बेटा फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा होगा। और गद्दी पर बैठने के साथ साथ वो धर्मांध एक सल्तनत का राजा रहा होगा, जो धर्म में अंधा रहा होगा। इस्लाम धर्म को उसने सबसे ज्यादा ऊपर दिखाया होगा। इसी के समय में जजी अगर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई होगी, जिसमें बाकी गैर मुस्लिम धर्म के लोगों के हाथों पर थूका जाता होगा। इसके साथ साथ हमने देखा कि 24 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। उन 24 प्रकार के टैक्स को केवल 4 प्रकार के टैक्स में उसने रूपांतरित कर दिया। इसके बाद अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक के बाद, जब फिरोज शाह तुगलक ने इसके साथ साथ बहुत अच्छे काम भी किए। हमने देखा बहुत सारे सराय बनवाए, सराय के साथ साथ हमने कहा स्कूल बनवाए, स्कूल के साथ साथ अगर हम के मदरसे हो गए इनके मुस्लिम धर्म के, अस्पताल हो गए, अस्पताल के साथ साथ मैरिज ब्यूरो बनवाया, पेंशन विभाग बनवाया, बहुत तरीके के विभाग बनवाए, जिसके वजह से इसे भी आज याद किया जाता है। जिसमें हम देखें सबसे ज्यादा नगर बसाने वाला व्यक्ति भी यही है, और नगर के साथ साथ बाग बनाने वाला, बाग बगीचे बनाने वाला भी व्यक्ति यही रहा होगा। इसके वंश में अगर तुगलक वंश में अगर बात करें तो सर्वाधिक सेना भी इसी के पास रही थी। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में आपको बताई। आज की अगर बात करें तो हमने अंतिम वंशज इसका बताया था कि फिरोज शाह तुगलक के बाद भी बहुत सारे छोटे छोटे राजा आए होंगे, और जिसमें सबसे लास्ट जो हमने राजा बताया होगा, जो सल्तनत का राजा बना होगा, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, जिसका समय पीरियड अगर हम बात करें 1394 से 1412। कल हमने इसकी बात बता दी होगी आपको। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। कौन था नासिरुद्दीन महमूद और इसके समय में क्या हुआ। नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन रुद्दीन महमूद, देखिए इसके समय की अगर बात करें तो इसके ना उपहास भी उड़ाया गया है। कई जगह हम बात करें कि उपहास किस तरीके से उड़ाया है। ये एक दिल्ली का ऐसा सुल्तान था कि जिसके में ना कि एरिया बढ़ने की बजाय ना और एरिया घट गया था उस समय, अगर बात की जाए। चलिए ये बात आगे करेंगे। अगर बात करें पहले हम नासिरुद्दीन महमूद के बारे में, जो तुगलक वंश का जो है अंतिम जो है हम सल्तनत का राजा मानते हैं, कि इसी के समय में क्या हुआ। 1398 में हमने बताया था तैमूर लंग ने, एक ऐसा व्यक्ति जो तैमूर लंग के बारे में बात करें, जो एक पैर से लंगड़ा था, उस व्यक्ति ने जो है भारत की तरफ को धन लूटने के उद्देश्य से जो है आक्रमण किया होगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि इसकी दिल्ली सल्तनत के आसपास ही अगर बात करें, दिल्ली के पास एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है पालम। तो इसका क्षेत्र जिसमें हम देखें, इससे पहले तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह ने कितना बड़ा क्षेत्र बढ़ा लिया था, और इसने क्या करा, दिल्ली से पालम तक ही रह गया। तो लोगों ने इसका उपहास भी उड़ाया है कि देखिए हमारा कितना बड़ा सुल्तान है, कि इनका इतना बड़ा क्षेत्र है कि दिल्ली से पालम तक के की बड़ी सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी सल्तनत। तो इस तरीके से उपहास भी उड़ाया है। इसी के समय में मैंने आपसे कहा कि 1398 में जाके अगर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत पर तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया, तो आप बताएंगे 1398 में किया है तैमूर लंग ने आक्रमण भारत पर। और तैमूर लंग के बारे में बात करें तो मैंने कल आपको बता दिया था कहां से आया था। ये सारी बातें मैंने आपको कल के वीडियो में बोली। एक बार फिर बता दूं, पैर से लंगड़ा था, इतना ज्यादा क्रूर रहा होगा ये कि जब ये आया करता था लूटने के उद्देश्य से, जब लोगों को पता चलता था तो गांव के गांव, शहर के शहर खाली हो जाया करते थे। अब सबसे बड़ी बात ये बनती है कि तैमूर लंग की जो है सहायता किसी ने जरूर की होगी जब दिल्ली की सल्तनत को लुटवाने में। तो अगर इसके सहायता की बात करें तो आप बताएंगे कि इसकी सहायता करी थी खिज्र खान ने। किसने करी थी? खिज्र खान ने। और जब ये दिल्ली को लूट के जो है वापस लौटा होगा, तो खिज्र खान को ही जो है वहां के जितने भी इसने जो है छोटे छोटे एरिया जीत लिए होंगे, वो एरिया इन्हें दे गया। किसे दे गया? खिज्र खान को। और खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना करी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डरपोक बताते हैं खिज्र खान को। इसने जो है कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जो है इतिहास गिरता हो। बहुत ज्यादा डरपोक था, इतना डरपोक था आप मान सकते हैं कि जो है खिज्र खान ने ना इसके पोते को, तैमूर लंग, जब इसकी जो है मृत्यु हो गई होगी, तो मृत्यु के बाद इसका पोता बैठा होगा वहां पे तैमूर लंग के क्षेत्र में। अगर बात करें उसका नाम था शाहरुख, तो शाहरुख को भी टैक्स भेजा करता था ये। इतना डरपोक था कि, और इसने अपने आप को कभी भी क्या करा कि कभी भी सुल्तान नहीं माना। सुल्तान नहीं मानने के अलावा इसने अपने आप को सैयद आला आला बोला है।
सैयद आला करके आप ध्यान रखेंगे। इसने बोला सैयद आला हूं मैं, यानी जो मुझे जो है केवल एक पोस्ट दे दी गई है, मैं उस पोस्ट पे जो है कार्य कर रहा हूँ। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। धीरे धीरे इसकी मृत्यु हो गई होगी, और मृत्यु के बाद अगर बात करें तो इसका ना सैयद आला भी बोलते हैं इसे, रैयत आला भी आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। सैयद और रैयत दोनों ही इसी के लिए वर्ड यूज हुए हैं। आपसे पूछ सकता है रैयत आला या सैयद आला। सैयद आला मैंने इसलिए कहा क्योंकि सैयद जो है वंश की स्थापना करने वाला खिज्र का व्यक्ति था। अब इसके बेटे के बारे में बात करें, इसके बेटे को थोड़ा सा इतिहास याद करता है। इस इतिहास में अगर देखें तो इसके बेटे ने कार्य किया है। इसका बेटे का नाम था मुबारक शाह। क्या नाम था? मुबारक शाह इसके बेटे का नाम था। अब मुबारक शाह के बारे में अगर बात करें, देखो इसने क्या करा। सबसे पहले अगर बात करें तो इसने ना अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। ठीक है, इसने स्वयं को सुल्तान भी बोला है। ठीक, तो इसके दो काम हम याद रखेंगे। मुबारक शाह ने सिक्के चलवाए, सिक्के के साथ साथ हम बताएं कि जो है सैयद वंश में अपने आप को सुल्तान बोलने वाला कौन था? खिज्र खां का बेटा था जिसका नाम मुबारक शाह था, उसने अपने आप को सुल्तान माना। ठीक है, धीरे धीरे ये टाइम पीरियड चलता रहा होगा। चलते चलते जो है इसका एक अंतिम वंशज रहा होगा। इसकी अंतिम वंशज की हत्या करने वाला व्यक्ति जो आया होगा उसका नाम था बहलोल लोदी। अब ये बहलोल लोदी कार्य करेगा, इसके बारे में बहुत ध्यान से समझ लेना आप। ये कहानियां उससे जोड़ दूंगा बहलोल लोदी को, जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, बहलोल लोदी ने क्या करा होगा, इसके ना सैयद वंश के जो अंतिम वंशज रहा होगा उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कर दी। लोदी वंश की स्थापना। अब कहानियों पर आ जाएं जल्दी से, और कहानी सुनते हुए इस चीज को, लोदी वंश को तेजी से आप याद कर लेंगे। देखिए सबसे पहली बात करें, बहलोल लोदी जो था एक अफगानी पठान था। कौन था? ये अफगानी पठान था। अफगानी पठान पहले अभी मतलब उस समय भी अफगानिस्तान होता तो भारत का हिस्सा था, तो अफगानी पठान था। इसने हत्या करने वाला व्यक्ति। अब इसने क्या सोचा? इसने सोचा कि अगर जो है जैसे कि तुर्की लोग हैं दरबार में, और तुर्की लोग एक ना एक दिन क्या होगा, ये मेरी भी हत्या कर देंगे, और मेरी हत्या करने के बाद क्या होगा, मुझे आगे ना तो मेरी पीढ़ियां जो है आज राजपाट चला पाएंगी, ना ही मैं चला पाऊंगा। अब मैंने बड़ी मुश्किल से तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा हूं, और बैठने के बाद क्या होगा, मेरी भी अगर कोई हत्या कर दे। तो इसने ऐसी कंडीशन में क्या करा, सबसे पहले अफगानिस्तान से जो है पठानों को बुलाया, उन्हें सरदार बनाया। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन दिल्ली सल्तनत पे सर्वप्रथम अफगानी पठान बैठा है, तो अफगानी पठान बैठने वाला कौन व्यक्ति था? बहलोल लोदी था। किसने तुर्कों को बिल्कुल सफाया करके जो है अपने जो है दरबार में केवल अफगानी पठान रखे होंगे, तो आप बता देंगे वो भी कौन था? बहलोल लोदी था। क्यों रखे? इसने चाहा कि मेरा कार्यकाल क्या हो जाए, इस तरीके से जो एक लंबे पीरियड तक चले। इसलिए अगर बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल में भी अगर ये जो बैठा है बहलोल लोदी का कार्यकाल, खुद का कार्यकाल जो है सबसे लंबा माना जाता है। अगर बात करी जाए 1451 में बैठा, और 1439 तक ये है इस पर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा रहेगा, लगभग 39 वर्ष तक करेगा। तो आपसे ये पूछा जाए तो आप बता देंगे 1451 से 1489 तक बैठा है, लगभग 39 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत का अकेला सुल्तान बना बैठा रहा ये। तो सबसे बड़ा सुल्तान का कार्यकाल अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में, तो बताएंगे बहलोल लोदी था। और उसका क्या कारण था वो मैंने कारण बता दिया। क्यों? क्योंकि इसने अपने मारने वाले को, जो मार सकता था इसे, उनका सबका खात्मा कर दिया, उन्हें अपने दरबार से बाहर कर दिया, और बाहर करने के बाद सब पठानों को जो है उसने रख लिया होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तुर्क सरदारों को सल्तनत से बाहर कर दिया, ये बात समझ आ गई। इसी कारण जो है इसका दिल्ली सल्तनत पर जो है सबसे अधिक समय तक ये सुल्तान बना रहा होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब पठानों को तो ले आया, पठानों को लाते समय भी इसने कुछ तो कहा होगा पठानों से। अगर बात करें आज भी हम जो है अफगानिस्तान की कितना हमारा भारत देश मदद करता है। ठीक है, चाहे अनाज से रहा हो, सेना से रहा हो, या किसी भी तरीके से जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें व्यापार से रहा हो, तो अफगानिस्तान की खूब मदद भारत करता है आज भी वर्तमान में। सेम अगर उस समय की भी बात करी जाए तो उन्होंने पठान वहां के जब गरीब रहे होंगे तो वो यहाँ पे सरदार बनने के लिए आए होंगे। सरदार बनने जब आए होंगे तो इसने पठानों को बहुत इज्जत दी है। सबसे ज्यादा पठानों को इज्जत देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो बहलोल लोदी है। उसने किस प्रकार इज्जत दी? उसने ये कहा कि अगर जो है मैं मतलब जो है पठान कोई खड़ा हुआ होता था तो ये भी नहीं बैठता था अपने दरबार में। ठीक है, सबसे बड़ी बात, अगर कोई पठान इससे नाराज भी हो जाता था, मान लीजिए एक राजा बना हुआ बैठा हुआ है, इससे कोई बात कही और किसी पठान को वो बात अच्छी नहीं लगी और वो अगले दिन दरबार में नहीं आया, तो उसे घर जाके मना कर लेकर आया करता था उस पठान को। ये मान लीजिए, ठीक है, ये कहा करता था कि मैं केवल जो है दिल्ली सल्तनत का राजा जरूर हूं, मैं आप लोगों का राजा जरूर हूं, मगर जो है मुझे राजा ना समझे आप लोग। अपने पठानों से कहा करता था मैं सबसे पहले आप लोगों का एक खास व्यक्ति हूं। तो इसने पठानों को क्या बोला? मनसद ए अली बोला। तो आप ये ध्यान रखेंगे किसने मनसद ए अली पठानों को संज्ञा दी, तो आप बता देंगे पठानों को संज्ञा देने वाला बहलोल लोदी था, जिसने पठानों को क्या कहा? मनसद ए अली कहा। और मनसद ए अली का मतलब जो है एक तरीके से अली का बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। तो मनसद ए अली, इस तरीके से आप पोस्ट को मैं ये भी लिख देता हूं, मनसद ए अली, मनसद ए अली।
आपको ये बात भी क्लियर कर लेनी है। आगे की बात करें, देखिए आगे अगर समझे तो इसमें हमने आपको बताया कि इसने ये करा। अब इस तरीके से इसने कहा जब इसका टाइम पीरियड खूब लंबा चला होगा तो कार्य भी किए होंगे, तो इसने ही ना अपने नाम पे एक सिक्का चलवाया है। इस सिक्के का नाम था बहलोली सिक्का। तो आपसे पूछा जा सकता है बहलोली सिक्का किसने चलवाया, तो आप तुरंत बहलोल लोदी का नाम आपको याद आ जाएगा, तो बहलोली सिक्का करके आप याद कर लेंगे। तो इसने अपने नाम पर एक सिक्का भी चलवाया, जिसका सिक्के का नाम मैंने आपको क्या बता दिया, बहलोली सिक्का है। 1451 से 1489 तक 39 वर्ष तक जो बैठा रहा दिल्ली सल्तनत पर, उसका क्या कारण रहा होगा वो कारण हमने बात कर ली। इसके समय में सबसे कम विद्रोह हुए हैं। अब जब कहानी आप सुन रहे हैं तो कहानी से आपको ये तो अपने आप ही आइडिया हो रहा होगा, जब इसने पूरा का पूरा सल्तनत पे अपने काबू में कर लिया, कोई मारने वाला ऐसे है ही नहीं, है ना, और इसके ये सब जो है खास व्यक्ति हैं, तो इसके समय में तो सबसे कम विद्रोह होंगे। तो इसके समय में सबसे कम विद्रोह हुए हैं, आपको ये भी ध्यान रखना। इसके बेटों के बारे में पूछें तो इसके 9 बेटे थे। कितने बच्चे थे इसके? 9 बेटे थे। और 9 बेटे में अगर बात करें तो तीसरा बेटा इसका सबसे लायक बेटा है, और लायक बेटे की वजह से इसने तीसरे बेटे को ही जो है अपने बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने की आज्ञा दी होगी। तो इसके बाद इसका तीसरा बेटा सबसे लायक बेटा जो है बैठा होगा। 9 बेटे थे, जिसका नाम था निजाम शाह। क्या नाम था? निजाम शाह लिख देता हूं मैं। और निजाम शाह को ही आप जानते हैं सिकंदर शाह लोदी के नाम से। सिकंदर शाह लोदी बहुत समझदार कार्य करने में, और वाकई में जो लायक वर्ड लिया मैंने तो कहीं ना कहीं लायकियत दिखाई इसने, बट लायकियत के साथ साथ कहीं ना कहीं अपवाद भी रहे इसके। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो इसकी माता के बारे में समझें। इसकी माँ जो थी वो हिंदू थी, सुनार, हिंदू सुनार जो होते हैं वो महिला थी आपकी, ठीक है। और इसकी माँ का नाम था जयवंद। क्या नाम था इसकी माँ का? जयवंद नाम था इसकी माँ का, ठीक। तो माँ का नाम अगर पूछा जाए तो आप याद रख लें, हिंदू सुनार थी, हिंदू सुनार महिला थी। और इसका अगर बात करें तो माँ का नाम था जयवंद। मगर ये सोचा जाए ना, फिर भी जो है हिंदू माँ होने के बाद भी ये क्या था, ये व्यक्ति बड़ा धर्मांध था। इसने अपने आप को पहली बार सुल्तान, यहाँ पे सुल्तान तो बन गया ये, ठीक है। अब कब बना होगा? अब ये 1489 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो 1489 में इसकी मृत्यु हुई है, तो ये 1489 से अगर बात करें 1517 तक रहेगा, ठीक है। इसका टाइम पीरियड अगर बात करूं मैं तो 1489 से स्टार्ट होगा और 1517 तक रहेगा। चलिए, हिंदू सुनार बता दी, जयवंत बता दी। इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा ये धर्मांध था। धर्मांध में अगर बात करूं तो हिंदू तो था, मगर इसने भी हिंदुओं को जो है नुकसान पहुंचाया। इसकी माँ हिंदू थी, ठीक, मगर उसने क्या करा, हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचाया। कैसे? इसने मंदिर तोड़वाए, और केवल हिंदुओं को ही नहीं, इसके पिता, देखा अभी हमने पढ़ा कि अफगानी मुसलमानों की जो थे, अफगानी पठान जो थे, उनकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। इसने क्या करा, वो भी सारी चीजें खत्म कर दी। इसने पिता के जो कार्य थे उन कार्यों को भी धीरे धीरे खत्म करना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि राजा एक राजा ही है और नौकर नौकर ही रहेगा। इस तरीके से उसने सुल्तानों को, जो दिल्ली के जो पहले सरदार बने हुए थे, वो जो पठान सरदार बन गए थे अफगानी पठान, उन्हें भी धीरे धीरे इज्जत देना कम कर दिया। ये जाकर बैठ जाया करता था और उन्हें खड़े रहने के आदेश दिया करता था। ऐसा नहीं था कि उसके पिता करते थे कि वो खड़े हुए हैं तो ये भी खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं। इसने मंदिर तोड़वाए। मंदिर तोड़वाने के बाद वही सेम जैसे पीछे हमने जो है दिल्ली सल्तनत में औरों के बारे में पढ़ा कि पत्थर, जो मंदिर से पत्थर निकलता होगा वो मांस तोलने वालों को दे दिया करता था। एक बात और बता दूं, हिंदू धर्म के साथ साथ थोड़ा सा मुस्लिम धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में ना एक वर्ड आपने सुना होगा, ताजिए करके वर्ड आता है। तो इसने ताजिए पर रोक लगाई। क्या होता है ताजिए, थोड़ी सी मैं बता दूं, ठीक, जितना थोड़ा बहुत मुझे किताबों से जानकारी है, मेरे द्वारा कोई ऐसी कोई खास जानकारी नहीं है, मगर किताबों से जो पढ़ा मैं उसके हिसाब से बता दूं। ताजिए का मतलब क्या है, कभी कोई मुस्लिम राजा रहा होगा, तो मुस्लिम राजा को ना वो जो और लोगों ने ना एक जो उससे चिढ़ते होंगे मुस्लिम राजा को और उसके परिवार को, उन्होंने क्या करा, मारने की कोशिश करी। और जब मारने की कोशिश करी तो उसे ना बचाने, उन्होंने ना बचने के चक्कर में जंगल में जाके बस गए होंगे। और जब जंगल में बस गए होंगे तो बहुत दिन तक वो जंगलों में ढूंढते रहे जो उन्हें मारना चाहते थे। और जब वो जंगलों में ढूंढ रहे होंगे तो वो मिले नहीं। मिलने के बाद उन्होंने क्या करा, वो नदी के किनारे ना सब लोग छिपकर बैठ गए जो मारना चाह रहे थे। उन्होंने सोचा कि कितने दिन तक नहीं होगा, कहीं ना कभी तो पानी के जो है प्यास में बच्चों को पानी पिलाने के उद्देश्य से राजा निकल कर आएगा। तब क्या हुआ, यही हुआ, उनकी योजना बिल्कुल सफल हुई। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने जब परिवार पानी पीने के लिए नदी के किनारे आया होगा तो उसे जो है एकदम ढूंढ के जो है मार दिया, सबको मार दिया। और इतनी बेकदरी से मारा कि जो है उनकी लाश को जो है दफनाने तक नहीं दिया। तो उस अफसोस की वजह से एक यात्रा निकाली जाती थी, उस यात्रा पर रोक लगा दी। ताजिए एक प्रकार की यात्रा हुआ करती थी। ताजिए क्या थी मैंने आपको बता दी मुस्लिम धर्म में किस प्रकार से।
ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखेंगे। इसने सबसे बड़ा काम हम खूब सुनते हैं, इसने आगरा शहर बसवाया। 1504 में आगरा शहर बसाया। और अगर बात करें 1504 में बनाया था और 1506 में आगरा को राजधानी बना दी। और राजधानी कहां से? दिल्ली से राजधानी बना दी। जो दिल्ली राजधानी रहा करती होगी, दिल्ली से अब उसे क्या कर दिया, आगरा पे ले आए। एक बात आपको ये ध्यान रखनी होगी। इसके साथ साथ और मैं बताऊं आपको, इसने आयुर्वेद ग्रंथ भी बनवाए। जो आयुर्वेद ग्रंथ हुआ करते थे उनका उसने जो क्या करा, फारसी में अनुवाद कराया। तो आयुर्वेद ग्रंथों को जो फारसी में अनुवाद कराया होगा तो उसका एक नाम दिया, उसका नाम पूछा जा सकता है आपसे, फरंगे करके नाम दिया। क्या नाम था? तो मैं आपको लिख देता हूं 14वां पॉइंट आयुर्वेद ग्रंथ के बारे में। आयुर्वेद ग्रंथ फरहंगे। और ये कौन सी भाषा में थे? आप ध्यान रखेंगे, फारसी भाषा में थे। ठीक, आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी ने भूमि के पैमाइश पे भी कार्य किया। भूमि के पैमाइश में एक पैमाना बनवाया जिसका नाम था गजे सिकंदरी। ठीक है, तो भूमि पैमाइश में एक पैमाना बनवाया, क्या नाम था उसका? गज ए सिकंदरी। आज भी आप लोग, जैसे कि आपने सुना होगा कि आपके आसपास जो क्षेत्र में जमीन वगैरह बिकती है तो उस जमीन को जो है नापते समय कहीं ना कहीं एक वर्ड जरूर सुनते होंगे आप, गज की, कितने गज है, कितने गज है। तो जो गजे सिकंदरी पे इसने जो है एक पैमाना बनवाया है। एक संगीत की किताब भी लिखी फारसी भाषा में, आपसे पूछी जाती है संगीत की किताब, उसका नाम था लज्जत ए सिकंदर शाही। ठीक है, लज्जत ए सिकंदर शाही आपको संगीत की किताब बतानी है। लज्जत ए सिकंदर शाही, ये किसकी किताब है? ठीक है, आपको बताना संगीत की है। ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं, सबको कहानी के जरिए से मैं बताता जा रहा हूँ। ये कवि था, आपको ध्यान रखना। और कवि को क्या बोलते हैं? गुलरुखी बोलते हैं। आपसे पूछा जाए जो कविताएं लिखता था, कविता लिखने वाले को क्या बोलते हैं? कविता बोलने वाले को, सुनाने वाले को क्या बोला जाता है? तो आप बता देंगे, इससे जो है गुलरुखी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? से गुलरुखी बोला जाता था। और गुलरुखी का अर्थ क्या है? ये बात आपको, गुलरुखी का अर्थ क्लियर हो गया होगा, कविता लिखने वाला। ठीक है, मैं आपको ब्रैकेट में कविता करके रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, जिससे कि आप कभी भी पढ़ें तो आपको ध्यान रहे कि हमारे सर ने बताया था कविता के बारे में। ठीक, धीरे धीरे क्या हुआ होगा, इसका भी अंत हुआ होगा। मैंने आपको बता दिया इसका अंत कब हुआ होगा, 1517 में जाके इसकी मृत्यु हो गई होगी। और मृत्यु होने के बाद इसका बेटा बैठा होगा जिसका नाम था इब्राहिम शाह लोदी। ठीक है, तो इब्राहिम शाह लोदी आएगा और इब्राहिम शाह लोदी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे हम। और इब्राहिम शाह लोदी ये भी धर्मांध था, धर्म में अंधा था। 1517 में बैठा होगा, 1526 में इसका अंत होगा। और अंत होने के बाद लोधी वंश का खात्मा हो जाएगा। और लोधी वंश के खात्मे के साथ साथ जो है हम एक नए वंश के बारे में, मुगल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए 1517 से 1526 तक ये राजा बना रहा होगा। इसके समय में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ। राणा सांगा को इतना वीर बताते हैं, कहते हैं कि उनके शरीर पे इतने घाव थे कि पूरा शरीर घाव के निशानों से ही भरा हुआ था। राणा सांगा के साथ में एक युद्ध हुआ इनका। ठीक है, तो राणा सांगा से जो युद्ध हुआ है वो कौन सा युद्ध हुआ है? तो आपसे पूछेंगे कि खतौली का युद्ध हुआ है। खतौली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, तो आप बता देंगे खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध, देखिए इस युद्ध में अगर आप विजय की बात करें, मैं अब आप अपने अनुसार समझना क्या विजय है, क्या हार रही होगी। किताबें ये कहती हैं कि विजय होने वाले जो जीते थे इसमें राणा सांगा जीते थे। खतौली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ। और जीत किसकी हुई? राणा सांगा की हुई। मगर राणा सांगा जीतने के बाद भी हार गए और इब्राहिम शाह लोदी जो है हारने के बाद भी जीता हुआ माना गया, इतिहास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या था कि ये ना, जब इनके बीच में युद्ध हुआ होगा तो इसने राणा सांगा की एक हाथ और एक पैर काट दिया। और जिस व्यक्ति का एक हाथ और एक पैर कट गया तो आप ये समझेंगे उसे क्या रहा, उसके तो जीवन बेकार हो गया बिल्कुल। तो वो जीता हुआ भी हारे हुए माने गए। और जो हार गया था वो वास्तविकता में जीता हुआ माना जाता है। आपको ये ध्यान रखेंगे। इससे भी पठान बहुत चिढ़ते थे, धर्मांध था, ये भी बहुत तरीके से जो है लोगों को परेशान किया करता था। इस वजह से क्या हुआ कि इसके सगे चाचा ने और पंजाब के सूबेदार ने, इसके सगे चाचा का नाम था आलम खान और पंजाब के सूबेदार के बारे में अगर पूछे तो बताएंगे दौलत खान। ठीक है, तो सगा चाचा कौन था? आलम खान। 19th पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, चाचा का नाम था आलम खान। चाचा कौन थे? आलम खान थे, आलम खान। और
पंजाब का सूबेदार, उसका नाम था दौलत खां। ठीक है, क्या नाम था? दौलत खां। आपको ये ध्यान रखना। इन दोनों ने क्या करा, और इसके साथ साथ मैं कहूं और भी पठान लोग रहे होंगे, ठीक है, जो इसके अफगानी पठान के दरबार में रहा करते होंगे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाया। कॉन्ट्रैक्ट किलर का मतलब समझ रहे हैं? किसी को मतलब मारने के लिए धन दे दें, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाया। वो था बाबर। बाबर को बुलाया। बाबर कौन था? कॉन्ट्रैक्ट किलर था। कहीं का एक तरीके से आप जो है सुल्तान या राजा ना माने उसे, वो तो जो है धन लूटने के उद्देश्य से इधर उधर जो है भागा भागी पड़ते थे ये लोग। तो बाबर को बुलाया। और बाबर किससे अगर बात करें तो बाबर के पूर्वज की अगर बात करें या माँ या बाप की बात करें तो तैमूर और चंगेज खां से बिलोंग किया करते थे। और तैमूर और चंगेज खां मैंने अभी आपको मध्यकालीन भारत में खूब समझाया कि कितने खतरनाक थे तैमूर। ठीक है, तैमूर भी बताया, और तैमूर लंग के साथ साथ चंगेज खां के बारे में बात करी थी कि कितना जो है कत्ले आम किया करते थे। ठीक, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाया। किसे बुलाया? बाबर को बुलाया। और बाबर को बुलाया होगा जब जिन्होंने खुद कोई व्यक्ति बुला रहा है तो घर का भेदी लंका ढाए, तो धीरे धीरे सारी बातें तो उसने बता दी होंगी कि कैसे कैसे से मारा जा सकता है। तो कहा यह जाता है कि मुट्ठी भर सेना लेकर आया ये। और इब्राहिम इब्राहिम लोदी जब युद्ध लड़ने गया होगा तो उसकी जो है क्या हुआ, सेना पहले से ही जो है उस इब्राहिम लोदी को मरना था, तो सेना पहले से ही उसके काबू में थी, तो धीरे धीरे अंदर तक सेना तक घुस गया होगा, इब्राहिम लोदी को मार दिया। और मारने के बाद इसने क्या करा, इसने सोचा कि मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक बनूं या मैं यहाँ से वापस लौट जाऊं। तो ये खुद ही सुल्तान बन के बैठ गया। तो इस तरीके से 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। तो ये आज कारण आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो पानीपत का 1526 में आप ध्यान रखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध। एक बात तो आपको ये क्लियर हो गई। और किस किस के बीच में हुआ है आपका? इब्राहिम लोदी और किसके बीच में? बाबर के बीच में हुआ है। दूसरी बात आपको ये क्लियर हो गई। किसने बुलाया था? चाचा आलम खां थे और पंजाब के सूबेदार दौलत खां थे। इन दोनों ने, खां की जगह कहीं कहीं खान भी लिखा हुआ होगा, खान या खां, आप एक ही बात समझ सकते हैं इसे। ठीक है, और आगे अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब देखो अभी आप मध्यकालीन भारत कितने दिन से पढ़ते हुए आ रहे थे, अब ये सोचिए, देखिए अभी तक दिल्ली सल्तनत में कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं पैदा हुआ था, अभी तक कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। तो इतिहास में ये डीपली क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा पहला सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, तो उसका नाम है इब्राहिम लोदी। वरना इससे पहले जो भी मारे गए वो किसी न किसी तरीके से बीमारी से ही मारे गए, ना कि जो है युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, या किसी ने जो है अपने खुद ही जो है परिवार वाले ने मार दिया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी बातें क्लियर हो गई। मैं समझता हूं कि लोधी वंश के बारे में बात करें तो लोधी वंश का समाप्ति हुई आज, और कल से हम मुगल पीरियड पढ़ना स्टार्ट करेंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आशा करता हूं ये सारे वीडियो जितने भी आपने अगर मध्यकालीन भारत के वीडियो देखे हैं तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी एक दूसरे से जोड़ते हुए। अब इतिहास आपको, अगर आप सभी ने अगर पीछे के वीडियो अगर लाइन से देख रखे हैं तो सभी कहानियों से एक दूसरे से जुड़े हैं, और कहानियां आपको जो वास्तविकता थी वो पढ़ाई गई है, ना कि आपको ऐसी कोई दंतक कथाएं जिसका कोई प्रमाण नहीं है। मैंने खुद आपसे कहा कि अगर रानी पद्मावती की कहानी थी तो मुझे वो दंतक कथा लगी, क्यों? क्योंकि जो बीच का इतिहास था वो बीच का इतिहास कहाँ गायब हो गया, कहाँ से 1540 के आसपास जाके कोई एक व्यक्ति उठे जो है मलिक मोहम्मद जायसी, और उन्होंने पद्मावती के बारे में लिख दिया। इससे पहले जो पद्मावती आपको लगभग इतने साल पहले 200-250 साल पहले अगर रही होंगी तो उनके बारे में 250 साल बाद कैसे उस मलिक मोहम्मद जायसी को पता चली होगी। तो उन कहानियों को हम जो है दंतक कथाओं के रूप में जो है टालते हुए चलते हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।